कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 7 प्रकरण 108 से 110 युद्ध विषयक विचार। यदि यातव्य या अमित्र एक सदृश सामंत व्यसनों में लीन हो तो पहले किस पर चढ़ाई की जाए? पहले अमित्र और उसको वश में करने के बाद यातव्य से युद्ध उद्घोषित करे। अमित्र के मामले में यातव्य से सहायता मिल सकता है, परंतु यातव्य के मामले में अमित्र ऐसे कभी नहीं कर सकता। युद्ध के लिए गुरु व्यसन में पड़ा यातव्य ठीक है या लघु व्यसन में लीन अमित्र? पुराने आचार्यों का मत है कि गुरु व्यसन अर्थात भयंकर विपत्ति में पड़ा को जीतना सुगम है। कौटिल्य इस विचार में सहमत नहीं है। वह लघु व्यसन अर्थात साधारण विपत्ति में पड़े दुश्मन में अमात्य पर ही चढ़ाई करना उचित समझते हैं, क्योंकि देखने में जो विपत्ति हल्की है, चढ़ाई होने पर वही भारी बन जाती है। निस्संदेह भयंकर विपत्ति इसी प्रकार भयंकर बन सकती है, परंतु यातव्य पर चढ़ाई करते ही लघु व्यसन को दूर कर अमित्र यातव्य को सहायता दे सकता है या पूर्ववर्ती राष्ट्र पर आक्रमण कर सकता है। यातव्यों में भी गुरु व्यसन में लीन न्यायी राजा या लघु व्यसन में लीन अन्यायी राजा या विरक्त प्रकृति वाला राजा उपयुक्त है। विरक्त प्रकृति वाले राजा पर पहले चढ़ाई की जाए। प्रकृति भारी से भारी विपत्ति में भी पड़े हुए न्यायी राजा को संभाल लेगी, और यदि वह अन्यायी है तो विपत्ति के काम हो जाने पर भी उसका साथ न देगी। प्रकृति के विरक्त होने से बलवान राजा नष्ट हो जाता है, इसीलिए चढ़ाई के लिए ऐसा ही राजा ठीक है। क्षीण तथा लुब्ध प्रकृति आक्रमण के लिए ठीक है या अपचरित प्रकृति? पुराने आचार्य प्रथम के ही पक्ष में हैं, क्योंकि वह सुगमता से ही षड्यंत्र में सम्मिलित की जा सकती है, देश को पीड़ित करने के लिए उभारी जा सकती है। द्वितीय में यह बात नहीं है, क्योंकि उसके मुख्य नेताओं को दंड देकर दबाया जा सकता है, परंतु कौटिल्य इसको उचित नहीं समझते। उनका विचार है कि क्षीण तथा लुब्ध प्रकृति स्वामी में अनुरक्त होकर स्वामी का साथ दे सकती है, षड्यंत्र फोड़ सकती है, अनुराग में आकर वह सब कुछ कर सकती है, इसीलिए द्वितीय ही ठीक है। न्याय वृत्ति दुर्बल राजा तथा अन्याय वृत्ति प्रबल राजा में पहले किस पर आक्रमण किया जाए? अन्याय वृत्ति वाले प्रबल राजा पर ही सबसे पहले आक्रमण किया जाए, क्योंकि उसका साथ प्रकृति ना देगी, या उसको वह मारने का यत्न करेगी या अमित्र का शरण लेगी, परंतु दुर्बल तथा न्याय वृत्ति वाले राजा का साथ प्रकृति अंत तक देगी और उसके उठने गिरने के साथ ही उठेगी तथा गिरेगी। सज्जनों का बेइज्जत करना, असज्जनों का आदर सत्कार करना, अस्वाभाविक हिंसा तथा अधर्म का प्रचलित करना, धर्मयुक्त तथा उचित रीति रिवाज की अवहेलना करना, धर्म को रीत कर अधर्म और कार्य को नष्ट कर अधर्म करना, देवों को न देकर अदेवों को देना, अपराधियों को दंड न देना तथा निरपराधों को दंड देना, अग्राह्य का ग्रहण करना तथा ग्राह्य का परित्याग करना, आवश्यक कार्य को बिगाड़ना तथा अनर्थयुक्त काम करना, चोरों से रक्षा न करना तथा स्वयं प्रजा को लूटना, कामों में गुण दोष दिखाकर पुरुषार्थियों को नीचे गिराना, मुखियों को मारना तथा मान्य लोगों का अपमान करना, वृद्धों का विरोध करना आदि बातों से कुटिल चाल, झूठ, अकृतज्ञता, प्रारंभ किए हुए काम का न करना तथा योग क्षेम संबंधी उपायों में आलस्य तथा प्रमाद करने से प्रकृति क्षीण, लोभी तथा विरक्त हो जाती है। क्षीण प्रकृति लोभ के वश में और लुब्ध प्रकृति विरागता के पंजे में और विषय प्रकृति शत्रु की चाल में आ जाती है या स्वयं स्वामी को मार डालती है। इसीलिए प्रकृति के क्षय, लोभ तथा विराग के कारणों को उत्पन्न न होने दें। उत्पन्न हो गए हों तो शीघ्र ही उनका प्रतिकार करें। क्षीण, लुब्ध तथा विषम प्रकृति वाले राजाओं में सबसे पहले किस पर आक्रमण किया जाए? क्षीण प्रकृतियां तकलीफ तथा नष्ट होने के भय से शीघ्र ही युद्ध का अंत चाहती हैं। लुब्ध प्रकृतियां लोभ के कारण सदा ही असंतुष्ट रहती हैं और इसीलिए शत्रु के षड्यंत्रों में सम्मिलित हो जाती हैं। विरक्त प्रकृतियां शत्रु के आक्रमण को पसंद करती हैं।
प्रकृतियों के धान्य तथा हिरण्य के क्रमशः घट जाने से या नष्ट हो जाने से राष्ट्र को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। इसका उपाय भी सुगम नहीं है। यदि राष्ट्र में योग्य पुरुषों की कमी हो जाए तो वह हिरण्य तथा धान्य के सहारे दूर की जा सकती है। लोभ किसी किसी मुखिया में ही होता है और शत्रु की संपत्ति को लूटने की आज्ञा देकर उसको शांत किया जा सकता है। मुखियों को कुचल देने से विराग नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रकृतियां मुखियों के न रहने पर शांति से काम करने लगती हैं और शत्रु उनको षड्यंत्र में सम्मिलित करने में अशक्त हो जाते हैं। नेताओं के पकड़ने से तथा आपस में फाड़ देने से प्रायः वह सब प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाती हैं और दुश्मनों से सुरक्षित हो जाती हैं। संधि तथा विग्रह के कारणों पर गंभीर विचार करने के बाद शक्ति युक्त तथा विश्वास पात्र राजाओं के साथ गुट बनावे और इसके बाद शत्रु पर आक्रमण करे। शक्ति युक्त राजा पृष्ठवृत्ति राजा पर आक्रमण करते तथा चढ़ाई करते में सहायक होता है और विश्वास पात्र राजा आक्रमण के सफल न होने पर भी ज्यों का त्यों बना रहता है। इनमें भी एक जाय या दो सम राजाओं के साथ गुट बनाकर आक्रमण करने में क्या ठीक है? दो सम राजाओं के साथ गुट बनाना ही ठीक है, क्योंकि जाय प्रत्येक बात में अपनी ही बात रखेगा। सम दो राजाओं के गुट में ताकत तो उतनी ही रहेगी और कोई भी ज्यादा अड़ न सकेगा। उनको सुगमता से ही फाड़ा जा सकेगा। उनमें से यदि कोई दुष्टता करे तो उसको शीघ्र ही सीधे रास्ते पर चलाया जा सकता है और दूसरे के साथ मिलकर उसको दंड दिया जा सकता है। समान शक्ति वाले एक और कम शक्ति वाले दो राजाओं में से किसके साथ मिलकर गुट बनाया जाए? कम शक्ति वाले दो राजाओं के साथ गुट बनाना ही ठीक है। एक तो उनमें दो प्रकार के काम लिए जा सकते हैं और दूसरा वह काबू में भी रहते हैं। कार्य के सिद्ध होने पर हीन राजा शांतिपूर्वक अपने देश को लौट जाता है। अपने यहाँ से रवाना करने से पूर्व ही उत्तम काम करने वाले दुष्ट प्रकृति राजा के कार्यों का गूढ़ रूप से निरीक्षण करें और कठिन समय में यज्ञ जैसे आवश्यक स्थान से उठकर सहसा ही उसकी जांच पड़ताल करें या उसकी स्त्री को अपने यहाँ जमानत के रूप में रख लें। मित्रता तथा विश्वास होते हुए भी विजय प्राप्त करने में समान शक्ति राजा से भय रखें, क्योंकि विजय में सफल होकर सम भी जाय के साथ ही अपना व्यवहार बदल देते हैं। वृद्धि प्राप्त करने वाले मनुष्य पर विश्वास न करना चाहिए, क्योंकि चित्त को सबसे अधिक विकृत करने वाली चीज वृद्धि होती है। विजयी से न्यून अंश प्राप्त कर संतुष्ट हुआ अपने घर लौट आए और यदि उसको कुछ भी अंश न मिले तो भी चूं चां न करे। इसके बाद मौका पड़ने पर उसके सर पर चढ़ बैठे और अपने हिस्से का भी दुगना ले ले। उचित तो यह है कि विजयी विजय प्राप्त करते ही मित्र राजाओं को संतुष्ट कर वर्षवास्त करे और लाभ तथा हिस्से के मामले में उन्हीं को विजयी रखे। इस ढंग पर जो व्यवहार करता है वह राष्ट्रमंडल का प्रिय हो जाता है। हर हर महादेव।